दिल्ली में आज जमीयत उलमाए हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना महमूद मदनी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की इज्जत काफ़ी अहम है और वो मुल्क के साथ खड़े हैं। मुल्क के मसलों में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके दरमियान काफ़ी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब मुल्क की बात आती है तब सब एक साथ हैं और रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में हमने इससे पहले भी कई बार रेजोल्यूशंस पास किए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने झमेलों में न घसीटे। ये देश हमारा देश है और हम अपने देश के साथ खड़े हैं, देश की इज्जत के साथ, देश की सलामती के साथ, देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी, दोनों चीजों पर कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। हम पूरी तरह अपने मुल्क के साथ हैं और चेताना चाहते हैं मुल्क दुश्मन ताकतों को, चाहे वो अंदर की हो चाहे बाहर की हो, कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इशू पर हम अपने नेशन के साथ थे, हैं और रहेंगे। और ये नए नहीं हुए हम अचानक, हमारा पास्ट इसका गवाह है, हमारी हिस्ट्री इसकी गवाह है। हमने 1951 में कश्मीर को लेकर रेजोल्यूशन पास किया है, हमने 1963 में पास किया है और अब 2019 में भी किया है, बिल्कुल एक उस सोच के साथ कि हमारा देश है, हम इसके हैं, ये हमारा है। हमारा दुश्मन, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, साफ साफ कहूं, पाकिस्तान दुनिया भर को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ कि भारत से तुम लड़ो, लेकिन ये कि भारत के मुसलमानों को इसमें एक पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है। हम इसको कंडेम करते हैं। भारत का मुसलमान कोई तीसरी पार्टी नहीं, भारत का मुसलमान भारतीय है, भारत के साथ है अपने। इससे पहले दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कहा गया कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और तमाम तर कश्मीरी जो है वो हमारे हमवतन है। कोई भी अलहदगी पसंद तहरीक मुल्क और कश्मीरी अवाम के लिए नुकसानदेह है। जमीयत का कहना है कि हमें लगता है कि हमारा कौमी फर्ज है हम कश्मीरी अवाम के जमहूरी और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। जमीयत के इजलास में यह भी कहा गया कि दुश्मन ताकतें और पड़ोसी मुल्क कश्मीर को तबाह करने पर तुले हुए हैं। वाज़ेह कर दूं कि मुल्क में बढ़ती नफरत की रोकथाम और उस पर गौर-ख़ौज़ के लिए जमीयत के जिम्मेदारान इस इजलास में शरीक हुए हैं। मौलाना महमूद मदनी, कारी उस्मान और कमाल फारूकी समेत मुल्क भर के कई बड़े उलमाए दीन इस इजलास में मौजूद हैं। जमीयत ने आबादी के तनासुब के लिए रजिस्टर तैयार करने को कानूनी बताया है। जमीयत उलमाए हिंद का एक अहम एजेंडा है आसान का मसला। मुल्क गिर पैमाने पर एक रजिस्टर खाता मुरत्तब होगा जिसमें हर शहरी के नाम लिखे जाएंगे। ये मसला अब तक सिर्फ आसाम में, मौजूदा हिंदुस्तान के जो मिनिस्टर हैं सब जान रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया मगरबी बंगाल, दिल्ली का 4 सूबा का ऐलान किया। आसाम के बाद इस 4 सूबे का नंबर, फिर हिंदुस्तान में धीरे धीरे आपके सामने बातचीत आई। जमीयत उलमाए हिंद की मजलिस मुंतजिमा का ये इजलास कश्मीर के बारे में रोज़ अव्वल से मजालिस आमला व मुंतजिमा की तजावीज़ और अकाबिर जमीयत के दो टूक और मजबूत मौक़िफ़ की रोशनी में अपने इस देरीना और वाज़ेह मौक़िफ़ का इआदा ज़रूरी समझता है कि कश्मीर वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। जमीयत उलमाए हिंद हमेशा मुत्तहिदा हिंदुस्तान की हामी रही है और मुल्क की सलामती और वहदत इसके नज़दीक बहुत अहमियत रखती है। इसलिए वो किसी भी अलहदगी पसंद तहरीक की हरगिज़ तायीद नहीं कर सकती, बल्कि इस तरह की तहरीकात को
न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि खुद कश्मीरियों के लिए नुकसानदेह समझती है। इसी के साथ हम कश्मीरी अवाम की आरजुओं, खुददारी और तहजीबी शनाख्त के तकाज़ों से हरगिज बेपरवाह नहीं। उनके जमहूरी और इंसानी हुकूक की पासबानी हमारा कौमी और इंसानी फरीज़ा है, हमारा कौमी, मिल्ली और इंसानी फरीज़ा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, जमीयत उलमाए हिंद ने मीटिंग की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, काफी कुछ अहम पॉइंट्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए। क्या कुछ टेक अवे रहा इस मीटिंग से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, देखा जाए तो ये जिस तरह से मजलिस मुकद्दमा का इजलास हुआ है या इसका कॉन्फ्रेंस हुई है, तो 3 पॉइंट, बल्कि कहना चाहिए 4 पॉइंट बहुत ही अहम है। देखिए, कश्मीर को लेकर के जमीयत ने साफ कर दिया कि मुल्क की सलामती के साथ जमीयत खड़ी है और जो अलहदगी पसंद है या पाकिस्तान है वो किसी तौर से जमीयत को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जमीयत ने साफ कर दिया कि क्योंकि अलगाववाद है, अलहदगी पसंदी है, उससे कश्मीर के लोगों को नुकसान होगा, जबकि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की मुसीबत बढ़ा रहा है क्योंकि वो कश्मीरियों को मोर्चा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ये सीधे तौर पर जमीयत ने कहा है। इसी के साथ साथ जमीयत ने एक बात और भी कही है कि जिस तरह से नफरत बढ़ रही है उसको लेकर के जमीयत सद्भावना मंडप के तौर पर चलाएगी, उसको काम करेगी और उसमें जो गैर मुस्लिम बरादरान हैं उनको अपने साथ ला करके उनसे बातचीत करके मुस्लिम भाईचारे का माहौल तैयार करने की कोशिश करेगी। लेकिन उससे भी बड़ा, एक सबसे बड़ा कहना चाहिए कि जो रिजोल्यूशन है, जो बड़ा मूव है जमीयत का, तो ये है कि हमें याद रखना चाहिए कि उलमा वो है जिन्होंने किसी जमाने में अंग्रेजी जबान और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके खिलाफ फतवा दिया था, लेकिन आज जमीयत ने कहा कि 12वीं तक की तालीम का इंतजाम मदरसे करें और किस तरह से उसको कर सकते हैं, क्या वो बोर्ड से मुंसलिक हो सकते हैं। इस पर हालांकि जमीयत ने एक तरह से पैर अपने कदम पीछे खींचे हैं क्योंकि इससे पहले जमीयत सेंट्रल मदरसा बोर्ड की मुखालफत कर चुकी है, लेकिन ये जरूर कहा कि मदरसों से हम कह रहे हैं, हम निगरान हैं उनके, इसलिए मदरसे इस बात का इंतजाम करें कि 12वीं तक की तालीम मदरसे अपने यहाँ दें ताकि जब बच्चा पास आउट होकर निकले तो उसके पास 12वीं तक की एजुकेशन होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कदम है और उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन की वकालत की जाती रही थी और अब तक सिर्फ प्राइमरी सतह तक यानी 5वीं की सतह तक ही मदरसों में, मकतब में तालीम का इंतजाम था, वो अब 12वीं तक होगा। और ये क्योंकि जमीयत का जो मगरबी उत्तर प्रदेश है पूरे मुल्क में और बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से असर है और उसको लेकर के काफी पॉजिटिव नताइज आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ एनआरसी का जो एक मसला था वो एक अहम पॉइंट रहा कि एनआरसी के मसले पर जमीयत ने कहा है कि एनआरसी आसान के लिए था, लेकिन एनपीआर यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसको एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसको लेकर के जमीयत ने कहा है कि ये हमेशा होता है और इसको होना चाहिए कानूनी तौर से। 1955 का एक्ट है, एनआरसी एक्ट है, और वो इससे अलग है। और इसी के साथ साथ जमीयत ने यह भी कहा है कि अभी जो इलेक्शन को लेकर के सर्वे हो रहा है तो इसको आपस में ना मिलाया जाए। एक मशवरा दिया गया है कि जो मुसलमान हैं, इमाम हैं, मदरसे हैं, वो अपने कागजात दुरुस्त रखें और हमेशा दुरुस्त रखने चाहिए। लेकिन एनपीआर है क्योंकि आबादी के हिसाब से हमेशा सर्वे होता है, तो अगर सरकार ये काम करती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनआरसी पूरे देश में नहीं होने जा रहा, जमीयत ने साफ करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा मूव जो है वो कश्मीर को लेकर के है और जो एजुकेशन यानी मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के है वो एक बड़ा मूव, बड़ा कदम जमीयत की तरफ से सामने आया है। बिल्कुल खुरम, मेरा ये सवाल है कि जमीयत उलमाए हिंद का मेजर जो इस मीटिंग का और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा रहा वो कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर के मेजरली रहा, तो सवाल ये है कि क्यों आखिर जमीयत उलमाए हिंद इतना कंपेल हो गए कि उनको अपना स्टैंड जो है क्लियर करना पड़ रहा है? ये सवाल सीधे तौर पर जमीयत के लोगों से पूछा था, उन्होंने कहा है कि हम सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बार बार इस चीज को दोहराना इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर आती हैं और तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। तो जमीयत की जो तारीख है वो मुल्क के सामने लाने के लिए इस बात को दोहराया गया है। एक मौकफ जो है जमीयत का उसको दोहराया गया है। कोई सफाई नहीं दी जा रही है क्योंकि जमीयत ने, चाहे वो मुल्क की तकसीम का मामला हो उसमें जमीयत ने हमेशा उसकी मुखालफत की और कौम परस्ती का मामला हो जहाँ जमीयत हमेशा उसके साथ खड़ी रही। इसीलिए जमीयत ने आज कहा है
कि वो मुल्क के साथ है, कौमी सलामती और भारत का जो अटूट हिस्सा है कश्मीर और कश्मीरी वो हिंदुस्तान के हैं और कौमी सलामती के साथ हुकूमत के साथ सरकार के साथ नेशनल इश्यूज पर जमीयत खड़ी है और उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान को कश्मीरियों की मुसीबतें बढ़ाने के बजाय अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, ये जमीयत की तरफ से कहा गया है। जी बिल्कुल खुर्रम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। वादी कश्मीर में फिदायीन हमले का मंसूबा, बांडीपुरा में लश्कर के 7 मिलिटेंट देखे गए हैं। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। जरा के हवाले से खबर आ रही है, वादी कश्मीर में फिदायीन हमले का मंसूबा बनाया जा रहा है। बांडीपुरा में लश्कर के 7 मिलिटेंट देखे गए हैं। तमाम तर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। काफी अहम खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से जरा के हवाले से खबर आ रही है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके। शैलेंद्र, इस पूरे इंफॉर्मेशन को लेकर के क्या कुछ अपडेट आपके पास मिल पा रहे हैं? देखिए, इंटेलिजेंस अलर्ट के मुताबिक करीब 7 टेररिस्ट हैं जो आर्म्ड है AK-47 से, यानी कि उनके पास AK-47 राइफल्स हैं, वो पाए गए हैं। उनको देखा गया है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में जो पिंग पथरी इलाका है जंगल का, वहां पर उनकी मूवमेंट देखी गई है और माना जा रहा है कि ये लश्कर के आतंकी हो सकते हैं जो एक बड़ा फिदायीन अटैक करने का मंसूबा रखते हैं। इसको लेके अलर्ट जारी किया गया है और सभी एजेंसी से कहा है कि इस पूरे मामले को लेके वो अलर्ट रहें। लेकिन अहम बात यह है कि क्योंकि जब से 5 अगस्त से लगातार जिस तरह से श्रीनगर में सिक्योरिटी काफी कड़ी है, तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की वजह से जो इस तरह की मूवमेंट है वो जंगलों के आसपास ही देखी जा रही है, शहरों के आसपास नहीं देखी जा रही है या गांव के आसपास नहीं देखी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह वहां से इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रही है, तो ऐसे में ये स्पेसिफिक अलर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि बांदीपुरा के आसपास जो जंगल का इलाका जिसे पिंक पत्ती कहा जाता है, वहां पर इनको देखा गया है और इनके पास AK-47 राइफल्स भी देखी गई हैं और माना जा रहा है कि ये फिदायीन हमले को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे अलर्ट के बाद जो भी एजेंसीज वहां पर हैं और पैरामिलिट्री है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, JNK पुलिस है, उनसे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, इससे पहले भी कठुआ में जो है 3 अफराद को पकड़ा गया, 6 AK-47 राइफल्स उनके पास बरामद हुई। इससे पहले भी रिपोर्ट आई कि वाटर चैनल्स के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो सकती है। तो क्या एक सिक्योरिटी का क्राइसिस हो रहा है या किस तरह से इसको देखा जा रहा है और सिक्योरिटी के क्या कुछ मेजर मजीद इसमें लिए जा रहे हैं? बात यह है कि 5 अगस्त के बाद 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसलिए पाकिस्तान बौखला गया है। इस तरह से लगातार वो अलग अलग जरियों से, चाहे नदी की बात करें या मूवमेंट ट्रक के जरिए मूवमेंट वो करना चाहते हैं। आज सुबह जो गिरफ्तारी हुई है वो ट्रक कश्मीर से पंजाब की ओर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं नॉर्दर्न इंडिया में इस तरह के अलर्ट्स हैं, साउदर्न इंडिया में इस तरह के अलर्ट पिछले दिनों में देखने को मिले थे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी अलर्ट है और लगातार हर हरकत पर नजर रखी जा रही है पाकिस्तान की ओर से, जो की जा रही हरकत है। और ऐसे में जो घुसपैठ की दरअंदाजी की जो लगातार कोशिश भी हो रही है उस पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि कुछ कामयाबी भी मिली है आतंकियों को घुसपैठ करने में, लेकिन इसके बाद इस तरह के अलर्ट के जरिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस खुद को तमाम जो अलर्ट्स हैं उनसे खुद को तैयार रख रही हैं और उनसे कहा गया है कि किसी भी तरह की इस तरह की मूवमेंट हो उसे निपटने के लिए वो तैयार रहें। बाय सरप्राइज इस तरह का कोई अटैक ना हो और फिदायीन हमले को लेकर खासतौर से जो मिलिट्री एरिया है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन पर खास अलर्टनेस रहनी चाहिए ताकि किसी आतंकी हमले को अंजाम ना दिया जाए। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के लखनपुर से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों अफराद के पास से 6 AK-47 राइफल्स बरामद की गई है। तीनों अफराद बताए जा रहे हैं कि ट्रक में सफर कर रहे थे। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। श्रीनगर के बेशतर इलाकों में 144 नाफिज है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी तैनात है। आपको बता दें कि ये सारे मेजर्स जो है अमन व अमान की सूरत को बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं। साथ ही साथ दुकानें और तिजारती मराकज़ जो है लगातार बंद है, जबकि निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त सड़कों पर देखी जा सकती है।
उन्नाव के हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट का टैंक फट गया है। धमाके के बाद प्लांट में काफी भगदड़ भी मच गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट चुकी है। धमाके की वजह से प्लांट की जानिब जाने वाले रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि वॉल्ट लीक की वजह से यह हादसा हुआ है। वाज़ेह है कि यह पूरा मामला कोतवाली उन्नाव के दही चौकी का है। यहाँ रोको नहीं, चलो बढ़ा रहा भागो यहाँ आगे से जाके गाड़ी रुकवा मम्मी। नाज़रीन, आपको बता दें कि उन्नाव के हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट का टैंक फट गया है। धमाके के बाद प्लांट में काफी भगदड़ मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई है। धमाके की वजह से प्लांट की जानिब जाने वाले जो तमाम तर रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वॉल लीक की वजह से यह हादसा हुआ है। पूरा मामला कोतवाली उन्नाव के दही चौकी का है। हमारे नुमाइंदे अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी बता दें, ये एसपी का प्लांट था जहां पर ये आग लगी और धमाका हुआ। इसके बाद यहां पर आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। अभी एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही कई थानों का फोर्स लगाया गया है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस समय प्लांट पर मौजूद हैं। जी, और कैजुअलिटीज को लेकर के कोई खबर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 4 से 5 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें कानपुर के रिजेंसी अस्पताल ले जाने की सूचना है। जी बिल्कुल अनुज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, कोलकाता में आज एनआरसी के खिलाफ एहतिजाज होने वाला है। ममता बनर्जी आज कोलकाता में मरकज के खिलाफ एहतिजाजी मार्च निकालेंगी। आपको बता दें कि आसाम में 31 अगस्त को एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी हुई थी, जिसमें तकरीबन 19 लाख से जायद अफराद फहरिस्त में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि फहरिस्त से बाहर हुए लोगों को अपनी शहरियत साबित करने के लिए 120 दिन का वक्त दिया गया है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे, ममता बनर्जी आज जो है मरकज के खिलाफ एहतिजाज करने वाली है। एनआरसी को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए मुनज़्ज़ा, पिछले हफ्ते से ही एनआरसी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का एहतिजाज चल रहा है। बंगाल के मुख्तलिफ जिलों में एहतिजाज किया गया क्योंकि ये मामला एनआरसी का है और एनआरसी में ज्यादा से ज्यादा जो लोग मुतासिर होंगे, जो अब तक जो देखा गया आसाम में कि वो बॉर्डर इलाका है, वहाँ जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो मुतासिर होंगे। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जो एनआरसी के खिलाफ अपना जो एहतिजाज शुरू किया वो बॉर्डर इलाकों से शुरू किया और बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट के बाद आज कोलकाता में कह सकते हैं कि इस एहतिजाजी रैली का अख्तिताम जो है वो आज, जो पिछले हफ्ते जो ऐलान किया गया था, कई दिनों से चल रहा था, वो आज कोलकाता में एक बड़ी रैली होगी। अभी दोपहर 2:30 बजे ममता बनर्जी इस रैली में शामिल होंगी और फिर वो एक सिटी मोड़, शाम बाजार से सिटी मोड़ तक वो जो है वो मार्च करेंगी। तो एक बड़ी एहतिजाजी रैली है और मरकज के खिलाफ जिस तरह से ममता बनर्जी ने बार बार कहा था, आप देखें कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो एक वफ्द जो है वो तृणमूल कांग्रेस के मेंबरान, लीडरान, एमपी और एमएलएस के एक मेंबरान की एक टीम जो है वो आसाम भी गई थी और आसाम के लोगों के साथ तृणमूल कांग्रेस खड़ी नजर आई थी। तो ऐसे में जब बार बार ये कहा जा रहा है कि अब एनआरसी जो है वो बंगाल में भी शुरू होगी, तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि वो बंगाल में एनआरसी को कबूल नहीं करेंगी और इसी को इस ताल्लुक से एक फैसला लेने के लिए बंगाल असेंबली में एनआरसी पर बहस भी कराई गई, जिसमें बीजेपी के अलावा तमाम सियासी अपोजिशन जमातों ने, जिसमें लेफ्ट में शामिल तमाम जमातें और कांग्रेस भी शामिल थी, वो इसमें उस बहस में हिस्सा लिया है और तमाम जमातों ने एक साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ एक साथ होकर ये साफ तौर पर कहा है कि वो एनआरसी के खिलाफ बंगाल में एहतिजाज करेंगे। तो आज ममता बनर्जी की एहतिजाजी
रैली है। हालांकि कई मुद्दों पर आज तृणमूल कांग्रेस एक तरफ एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रही है, वहीं कई मुद्दों पर आज कांग्रेस और लेफ्ट भी मैदान में है, सड़क पर है। कोलकाता में उनका भी एहतजाज है। तो देखना अब ये तीनों ही एहतजाज जो है वो एक कोलकाता में है ममता बनर्जी के एहतजाजी रैली में। अब देखना यह है कि जब ममता बनर्जी सड़क पर उतर कर एहतजाज कर रही है तो उन्हें अपोजिशन का कितना साथ मिलता है। हालांकि अपोजिशन की तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन वो दीगर मुद्दों पर है। लेकिन देखना ये होगा कि हतमी तौर पर उनके तरफ से भी एनआरसी के खिलाफ जब आज ममता बनर्जी अपना जो है वो बयान जारी करेंगे तो उसके साथ साथ दीगर जमातें भी क्या कुछ कहती हैं। तो आज जो है वो कोलकाता एक तरह से कह सकते हैं कि एहतजाजियों का मरकज, एहतजाजी रैलियों का मरकज बना हुआ है। एक तरफ बारिश हो रही है और दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें, उनमें बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आज जो है वो एक एहतजाजी रैली किया जा रहा है टॉलीगंज के इलाकों में। तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के एहतजाज है। बिल्कुल शबाना, जिनमें तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा रैली निकालने जा रही है, उसको लेकर के पब्लिक का कैसा सपोर्ट देखने को मिल रहा है? क्योंकि एनआरसी का मुद्दा है, काफी बड़ा मुद्दा है, तो लोग किस तरह से उस पर रिएक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, कल भी देखें कि इलेक्शन कमीशन के साथ एक वफ्द ने मुलाकात की थी। समाजी एक एनजीओ जो है उनकी तरफ से जो है वो जाया गया था और जिस तरह उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हालांकि एनआरसी के खिलाफ बातें की जा रही है कि बंगाल में एनआरसी शुरू होगा, लेकिन उससे पहले से ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ ऐसे ज़ाब्ते बनाए गए हैं, कुछ ऐसे जवाब मांगे जा रहे हैं शहरियों से, कुछ एक सेक्शन से, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी है। और बंगाल क्योंकि बांग्लादेश के करीबी इलाका है, सरहदी इलाका है और जुबान जो है वो बांग्लादेश और बंगाल दोनों की जुबानें बांग्ला है, तो ऐसे में यहाँ लोगों को एक बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बांग्लादेशी के इल्जाम का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर एनआरसी शुरू होती है तो वो लोग, वो सरहदी इलाके जो हैं, जो बांग्लादेश की सरहद से मिला हुआ जो इलाका है, आप देखें कि जिस तरह से बनगांव का इलाका है, मुर्शिदाबाद का इलाका है, मालदा का इलाका है, कूच बिहार का इलाका है, नदिया का इलाका है, कैसे कई ऐसे इलाके, एक बड़ा इलाका है जो बांग्लादेश की सरहद से लगा है और इन यहाँ के लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इन्हें बांग्लादेशी के इल्जामात का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि इस तरह की कोई बड़ी बात सामने नहीं आई थी, लेकिन अगर एनआरसी होती है तो ये लोग काफी मुतासिर होंगे। और आसाम के जिस तरह के हालात हैं जो सामने आई है, हमने भी अपने हमारे चैनल पे भी बार बार जिस तरह से दिखाया गया है, तो लोगों में भी एक तरह की बेचैनी है कि अगर एनआरसी शुरू होती है तो उन्हें क्या कुछ जवाब देना पड़ेगा और उनका क्या कुछ होगा। तो ऐसे में अगर तृणमूल कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार जमात है और उसके साथ साथ अपोजिशन में लेफ्ट और कांग्रेस भी है, अगर वो साथ खड़ी होती है एनआरसी के मुद्दे पर तो आवाम को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन देखना यह है कि आवाम का एतमाद जीतने में ये तीनों ही पार्टियां एनआरसी के मुद्दे पर कितना कामयाब होती हैं। बिल्कुल शबाना, और जिस तरह से आज जो है तृणमूल, चाहे ओपोजिशन और बीजेपी, सभी पार्टियां जो है कोलकाता में एहतजाज कर रही है, ऐसे में अमन अमान बरकरार रहे, इसके लिए सिक्योरिटी के क्या कुछ मेजर्स किए गए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आज कोलकाता रैलियों का मरकज बना हुआ है, एहतजाजी रैलियों का मरकज बना हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। सुबह से ही ट्रैफिक निजाम काफी मुतासिर हुआ है, बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में लोग परेशान हैं। और कहीं ना कहीं देखें मुनज़्ज़ा कि एक तरफ अगर एनआरसी को लेकर एहतजाजी रैली है तो दूसरी तरफ दीगर सियासी जमातें भी सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं आवाम को मोटिवेट करने के लिए, अपनी अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए ये सियासी जमातों की एक खास कोशिश है कि वो एक तरफ अगर ममता बनर्जी अगर एनआरसी के नाम पर सियासी खेलने में कामयाब हो जाती हैं तो दीगर जमातें भी आज ही के दिन मैदान में हैं, सड़क पर हैं और कहीं ना कहीं वो भी आवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश करेंगी। अब देखना यह है कि जो एनआरसी का जो एक ठोस मुद्दा है जिससे कहीं ना कहीं बंगाल के लोग काफी परेशान हैं, आमतौर पर लोगों में परेशानी देखी जा रही है, वो इन रैलियों में, इन सियासी रैलियों में कहीं गुम होकर ना रह जाए। और ममता बनर्जी की तरफ से अगर इस ताल्लुक से कोई ठोस इक़दामात किए जाते हैं तो वो ठोस इक़दामात आवाम तक पहुंचने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखना है। जी शबाना, जिस तरह से तृणमूल और कांग्रेस एनआरसी के मुद्दे पर एक साथ तो आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी कोशिश हुई थी तृणमूल और कांग्रेस एक साथ आए, पर हमेशा जो देखा गया है कांग्रेस की कोशिशें तो होती है कि एक साथ हो सके दीगर पार्टियों से, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाता है। क्या ऐसे इन मामलों में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है?
बिल्कुल मुनज़्ज़ा के सियासी तौर पर बंगाल में जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को ताकत मिली है सियासी तौर पर, ऐसे में आप ये कोशिश जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ आने की कोशिश तो होती है लेकिन नजर नहीं आती। इलेक्शन से पहले इस तरह की कोशिश देखी गई लेकिन वो कामयाब नहीं रही। दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस ने ये सोचा था कि वो एक साथ मिलकर अवाम का एतमाद हासिल करेंगे, उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। तो ऐसे में जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को कामयाबी मिली, 19 सीटों पर 18 सीटों पर कामयाब हुई, तो ऐसे में बीजेपी के सामने तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट को भी अपने आप को संभाले रखना मुश्किल है। और इस मुश्किल घड़ी में जरूर ये कोशिश होगी तीनों ही सियासी जमातों की, क्योंकि बंगाल में 2021 में असेंबली का इलेक्शन है और अभी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। और जिस तरह से बीजेपी को सियासी तौर पर बंगाल में कदम जमाने का मौका मिला है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में अगर एक सीट भी हासिल होती है तो वो एक बड़ा अहाता जो है वो मुकम्मिल करता है असेंबली इलेक्शन का। तो ऐसे में 7 असेंबली सीटों को लेकर एक लोकसभा इलेक्शन की जो है सीट होती है। तो बीजेपी पूरी उम्मीद है, जिस तरह से बार-बार नारे लगाए जा रहे हैं, मामले को देखने को मिलेगा, एहतजाज के बाद देखने को ही मिलेगा। तमाम तर पार्टियां कोलकाता में आज एहतजाज करी है। बेहद शुक्रिया आपका। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी का मरकजी हुकूमत पर हमला। मुल्क की इक्तिसादी हालत अच्छी नहीं है, ऐसा कहना है सोनिया गांधी का। जमहूरियत खतरे में है, अवाम के एतमाद को धचका लगा है। हुकूमत पर इंतकामी सियासत करने का इल्जाम लगाया है सोनिया गांधी ने। मीटिंग में सोनिया ने पार्टी लीडरों से कहा, सोशल मीडिया पर सरगर्म रहना काफी नहीं है, अवाम के बीच जाना काफी जरूरी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है नाजरीन। आपको बता दें, कुलभूषण पर पाकिस्तानी वज़ारत खारजा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि दोबारा सिफारती रसाई नहीं दी जाएगी। इस वक्त एक और अहम बड़ी खबर है, काफी बड़ी खबर, कुलभूषण यादव से जुड़ी हुई। कुलभूषण पर पाकिस्तानी वज़ारत खारजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोबारा सिफारती रसाई नहीं दी जाएगी। हिंदुस्तान को कुलभूषण के लिए दोबारा सिफारती रसाई नहीं दी जाएगी, ऐसा पाकिस्तानी वज़ारत खारजा का बयान सामने आया है। नाज़रीन, कुलभूषण पर पाकिस्तानी वज़ारत खारजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब दोबारा सिफारती रसाई नहीं दी जाएगी।